नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम एसएसटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की दुर्बलता केंद्रित परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी रॉबिन्स ने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र की दुर्बलता केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 31 दिसंबर 1988 को। 31 दिसंबर 1988 को भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है कुद्रेमुख। जो कुद्रेमुख है ये उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कुद्रेमुख कहाँ है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में है कुद्रेमुख। बाकी गुरु महिषानी, बादाम पहाड़ियाँ और किरीबुरु, ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं? ये हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो जो असम में अप्रैल और मई के महीने में वर्षा होती है उसे कहते हैं बारदौली छीड़ा। बारदौली छीड़ा इसे कहा जाता है असम में होने वाली वर्षा को। वही मैंगो सावर कहा जाता है केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है मैंगो सावर। या अगर हम उत्तर की बात करें, गंगा के मैदान में, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो हवाएं चलती हैं गर्मी के मौसम में उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें लू कहा जाता है। चेरी ब्लाजम जो होती है वर्षा, इसे मेघालय और कर्नाटक में बोला जाता है। क्योंकि चेरी जो ब्लाजम वर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मेघालय में चेरी होती है तो ये वर्षा उनके लिए वरदान साबित होती है। जो चेरी के अंदर जो मिठास आती है वो इसी वर्षा के कारण आती है, इसे इसलिए चेरी ब्लाजम बोला जाता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितनी है? तो क्षोभ मंडल में सामान्य तो ताप की जो पतन दर है वो कितनी है? तो ये है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। तो कितनी है? ये है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? जो रूस में खूनी रविवार की घटना हुई थी ये हुई थी 1905 में। 1905 में घटना हुई थी। और ये घटना क्या थी कि 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 को जार के जो सैनिक थे, जो जार की जो सेना थी, उन्होंने मजदूरों पर और उनके बच्चों पर जो कि शांतिपूर्ण हत्या उसमें हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्हें जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उस पर इन्होंने गोलियां बरसा दी थी जिससे बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी? उसमें जान चली गई थी। और उस दिन क्या था? उस दिन रविवार था, इसीलिए इस घटना को कहा गया खूनी रविवार की घटना। ये हुई थी 22 जनवरी 1905 को। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनका मिलान कैसे करना है? देखो, राजनीतिक विज्ञान कला है, ये किसने कहा था? राजनीतिक विज्ञान कला है, ये कहा था बंसली ने। किसने कहा था? बंसली ने। तो पहला जाएगा 2 के साथ। राजनीतिक विज्ञान कला एवं दर्शन और विज्ञान का समन्वय है, ये किसने कहा था? ये कहा था कैटेलिन ने। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये कहा था गैटेल ने। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, राजनीति जो है वो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये किसने कहा था? ये कहा था ईस्टर्न ने। तो पहले के साथ कौन सा है? पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो ये कौन से में है? आगे देखते हैं। ये है पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा किस में है? इसमें। ये ऑप्शन इसका क्या है? राइट है। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ये है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्योंकि एक बार और देख लो कि जो
राजनीतिक विज्ञान कला है, ये बंसली ने कहा था। राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय है, कैटेलिन ने कहा था। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, गेटेल ने कहा था। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये किसने कहा था? ईस्टन ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है। तो कौन सा कथन इसका सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, ये भी बिल्कुल राइट है कि हाँ खड़ी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना को उसने क्या किया था? खड़ी किया था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसकी सारी ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, 1, 2, 3। ये सारी की सारी ही क्या है? ये सारी की सारी ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? इनके मध्य जो अंतर है वो है 281 किलोमीटर। 281 किलोमीटर का इनके मध्य है जो अंतर है। कैसे है? देखो, उत्तर दक्षिण, अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो कितना है? 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करें इसकी, तो कितना है? ये है 2933। अगर हम इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 11 में से जब 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8, और यहाँ से 11 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 2। तो इनका जो अंतर आ गया वो कितना आ गया? 281 किलोमीटर आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 281 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय को हम क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि हिमाद्री, वृत्त हिमालय, फिर मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और उसके बाद आ जाती है बाहरी हिमालय या शिवालिक। तो हिमालय की को जो हम हिमाचल के नाम से जानते हैं वो है लघु हिमालय। वहीं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 8848 मीटर है। वहीं हम हिमालय की भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा है जो कि कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 85-98 मीटर कंचनजंगा की क्या है? ऊंचाई है। अगर हम हिमालय की पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें, यार पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है जो हिमालय फैला हुआ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर है। कितने, कई बार पूछ लिया जाता है कि हिमालय की जो पूर्व से या पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है कितनी है? 2400 किलोमीटर है। जिसमें अगर हम कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई होती है 400 किलोमीटर। वहीं पूर्व की तरफ जाते जाते इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। कितनी हो जाती है? कम से कम 150 किलोमीटर के समथिंग वहाँ पर हो जाती है। अगर हम बाहरी हिमालय की अगर हम इसकी एवरेज औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? वो है बाहरी हिमालय की वृत्त हिमालय की 600 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? 2007 में जो मिशन आया था सुरक्षा मिशन, उसमें से कौन सा अंग नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये है तिलहन मिशन। तिलहन का जो मिशन है वो इसका अंग नहीं है। बाकी गेहूं, चावल और दलहन, गेहूं, चावल और दलहन, ये तीनों की तीनों क्या थे? इसके अंग थे। नेक्स्ट है, भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने 1922 में इस व्यवस्था को शुरू किया था। वहीं हम उसकी बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था तो वो की थी थॉमस मुनरो ने, मुनरो थॉमस बोले या थॉमस मुनरो ने की थी। वहीं हम स्थायी बंदोबस्त, बहुत बार पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त को जो लागू किया था 1793 में कार्लवालिस ने इसे स्थापित किया था। कौन सा स्थायी बंदोबस्त? नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? जो मेक इन इंडिया का संबंध है वो है विनिर्माण क्षेत्र से, जिसे बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इसका संबंध है मेक इन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। कौन सी अधिनियम में इस उपरोक्त प्रावधान है, कौन से अधिनियम में कहा गया है कि जो दिव्यांगजन है उनको भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी कंप्लीट भागीदारी संभव बनाना क्या है, सरकार का क्या है, दायित्व है। तो ये कौन से अधिनियम के तहत इसे कहा गया था, कौन सा अधिनियम आया था, ये आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 में ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों मार्कों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो एग मार्क खाद्य उत्पाद में होता है, ये बिल्कुल राइट है। इको मार्क घरेलू उपभोक्ता अपवाद है, ये भी ठीक है। जो घरेलू उपभोक्ता जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, इको मार्क होता है। हॉल मार्क मूल्यवान धातु में होता है, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें क्या आता है, हॉल मार्क आता है। लेकिन वूल मार्क सूती एवं रेशमी वस्त्र पर होता है, नहीं, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो वूल मार्क होता है वो ऊनी कपड़ों पर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4, क्योंकि वूल मार्क जो होता है वो सूती व रेशमी कपड़ों पर नहीं होता, वो ऊनी वस्त्रों पर, ऊन की बनी हुई चीजों पर होता है। बाकी ये सारे की सारे ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा देश नहीं था, ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इस कन्वेंशन का क्या था, हिस्सा नहीं था। बाकी सारे के सारे इस कन्वेंशन के क्या थे, हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था जून 1997 में। जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, नहीं। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, या वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो कौन सा सही है, इसका ऑप्शन 4 ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वैश्वीकरण है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुआयामी परिघटना है वैश्वीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे। तो कौन से नहीं जुड़े थे, इनमें से जो नहीं जुड़े थे उनका नाम है शेख सफुद्दीन यहा। शेख सफुद्दीन यहा इससे नहीं जुड़े थे, बाकी तीनों के तीनों जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों LPG 1991 के लागू होने के समय RBI के गवर्नर कौन थे। तो उनके गवर्नर कौन थे जब ये पॉलिसी लागू हुई थी। तो इसके जो गवर्नर थे वो थे S वेंकट रमन। S वेंकट रमन क्या थे, RBI के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉब्स योजना अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी, ये अपनाई थी USA ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉब्स योजना अपनाई थी। किसको, जर्मनी से को आर्थिक संकट से उबारने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ITC, जोमेटो, माइक्रोमैक्स, नेस्ले। तो नेस्ले जो है इनमें से वो क्या है, भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं है। कौन सा, नेशनल। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। तो ये की थी 1699 में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत की 2001 से 2011 के दौरान जनगणना दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। तो ये थी 17.64 थी भारत की दशकीय वृद्धि दर जब 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, द पावर एलीट पुस्तक किसने लिखी। द पावर एलीट पुस्तक लिखी थी राइट मिल्स ने। राइट मिल्स ने इस पुस्तक को लिखा था, द पावर एलीट।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रेरी जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदानों को वेल्ड बोला जाता है। डाउन्स दक्षिणी अमेरिका, नहीं ये ही गलत है, क्योंकि जो डाउन्स होते हैं घास के मैदान वो कहाँ पर बोले जाते हैं, वो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान उन्हें क्या बोला जाता है, डाउन्स बोला जाता है। ये ही इसमें सही सुमेलित नहीं है। बाकी स्टेपी यूरेशिया के जो घास के मैदान है स्टेपी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है। तो कौन सा है इनमें से, ये है शक्ति वैधता। शक्ति जो वैधता है ये मैक्स वेबर की वैधता विचार का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक हवा बहती है। जो चिनूक है वो हवा कहाँ बहती है, तो ये बहती है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है चिनूक, जो कि एक बहुत ही ठंडी हवा होती है। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं। ब्रिटिश काल में डायट्रिक्स वेंड्रिस देश के पहले वन महानिरीक्षक बने, ये बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसी है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। जो ब्रिटिश काल में डायट्रिक वेंट्रिक्स देश के पहले वन महानिदेशक बने थे। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में देहरादून में की गई थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1905 में नहीं 1906 में की गई थी। आगे है 1878 ईस्वी की वन अधिनियम में जंगलों को 2 भागों में बांटा गया था। नहीं, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि जब 1878 ईस्वी के वन अधिनियम में जंगलों को 2 भागों में नहीं 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन से, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण, इन 3 भागों में बांटा गया था जंगलों को, ना कि 2 वर्गों में बांटा गया था। इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ये है बिल्कुल पहली, इसकी क्या है, राइट स्टेटमेंट है। बाकी क्या है, दोनों की दोनों गलत है। तो राइट स्टेटमेंट पूछे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल एक स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है। नैतिक मूल्यों का पतन, सांप्रदायवाद का खतरा, जाति व्यवस्था, सभी विकल्प सही है। तो नहीं, सभी विकल्प सही नहीं है। जो जाति व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख जो क्या है, प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है, यानी कि डायरेक्ट चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं। भाग 19 अध्याय 2 में नहीं, भाग 11 अध्याय 3 में नहीं, भाग 11 अध्याय 1 में नहीं। तो इसके क्या है, चारों की चारों ही विकल्प क्या हैं, गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि जो भारत के संविधान में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं वो भाग 11 लेकिन अध्याय 2 में वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही कालक्रम क्या है। तो इसकी विजयों का जो सही कालक्रम है वो क्या है, तो सबसे पहले गुजरात। तो इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ की विजय हुई थी, चित्तौड़ पर इन्होंने आक्रमण किया था कब, 1313 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1313 में। वहीं इन्होंने गुजरात पर किया था 1297 में। वहीं हम रतनभौर की बात करें तो रतनभौर पर जो हुआ था वो 1299 में। और भाई देवगिरी पर जो दूसरा अभियान हुआ था वो हुआ था 1313 में। देवगिरी पे हुआ था 1313 में। तो कौन सा आएगा, पहले हुआ था गुजरात में, तो पहले कौन सा आएगा, 2 गुजरात में। दूसरा कौन सा हुआ था फिर 1299 रतनभौर तीसरे नंबर पर है, फिर उसके बाद पहला और फिर उसके बाद चौथा। तो आंसर क्या आएगा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। कहाँ पर है, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि गुजरात में हुआ था 1297 में, गुजरात के बाद किस में होता, रतनभौर में 1299 में, चित्तौड़ में 1303 में, या देवगिरी का जो दूसरा अभियान हुआ था वो हुआ 1313 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। इसमें जो पार्थिव ग्रह नहीं है ये है बृहस्पति, क्योंकि पार्थिव नहीं है, बाहरी ग्रह है। जबकि शुक्र, मंगल, बुध और एक आ जाता है पृथ्वी, ये चारों की चारों क्या है? पार्थिव ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है? ये हमारे बाहरी ग्रह हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? तो भूकंप की जो उत्पत्ति का कारण नहीं है ये है समुद्री धाराएं, क्योंकि समुद्री धाराएं भूकंप की उत्पत्ति का कारण नहीं होती, इनसे क्या आती है? सुनामी आती है। नेक्स्ट है म्यांडर किस कारक के अपरदन से निर्मित होते हैं? जो म्यांडर होते हैं वो किससे होते हैं? नदी से निर्मित होते हैं। क्या? म्यांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए थे? तो कौन सा संशोधन हुआ था? ये हुआ था 42वां संशोधन। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में नए शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता सब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसी संशोधन के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था और इसी संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो उसमें अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संशोधन था 1976 में, और उसी में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है लोकसभा के तीसरे स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह जो है वो लोकसभा के तीसरे स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है वो किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी जो है वो असंगत है? कौन सी है? एचडीआई से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है पहला ही है, क्योंकि ये इसमें क्या है? असंगत है, यानी कि गलत है। बाकी यह क्रिया शक्ति समता पद्धति का उपयोग करता है, राइट है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन पर अपेक्षित औसत लंबाई को दर्शाती है। एचडीआई में आय, स्वास्थ्य, शिक्षा को शामिल किया जाता है। बाकी सारे की सारे ठीक हैं। इसमें जो पहला है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट है राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो करता है वो करता है संसद। संसद है भी निर्धारण करता है कि राज्यपाल के जो भत्ते हैं वो कितने होंगे, उनके कौन कौन से अधिकार होंगे। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख का सृजन, यही जो है कि वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये इसका कार्य नहीं है। बाकी साख का नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल करना और मौद्रिक नीति, करेंसी नोटों का निर्गम, ये सारे की सारे क्या है? रिजर्व बैंक के कार्य हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा था? जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य था वो कौन सा था? ये था बिहार। और शिक्षा के मामले में जब सबसे ऊपर जो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो कौन सा है? वो है केरल। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का क्रम क्या है? तो क्या क्रम है इसका? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, इसका क्रम यही है। पहला ही इसका राइट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान होता है वो तीसरे सेक्टर का, यानी कि हम कहते हैं एक सर्विस सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर का उसके बाद आता है और प्राथमिक सेक्टर का उसके बाद आता है। जो सबसे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू आता है वो सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र से ही आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम से हमें गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायत की संरचना वर्णित है? तो कौन से में है? ये है 4 में, अनुच्छेद 243 ग में पंचायत की संरचना वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से लेकर 1968 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया? तो ये किसने किया था? ये किया था बीएस मिन्हास ने। बीएस मिन्हास ने इसमें को गरीबी का अध्ययन किया था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम कौन सा है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक। नहीं, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? वो प्रशांत महासागर है। फिर उसके बाद जो है अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ये क्या है? इनका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ पुरा स्थल है और दूसरी तरफ क्या है? उत्खनन करता है। जो सुतकोंगडोर है, इसके जो उत्खनन करता थे वो थे आरेल अस्टाइन। तो पहला आ जाएगा 3 के साथ। भगवानपुरा, जो भगवानपुरा के उत्खनन करता थे वो थे जेपी जोशी। बालाकोट के उत्खननकर्ता जॉर्ज एफ डेल्स। और लोथल की जो खोज की थी यानी कि उत्खनन किया था वो कौन थे? वो थे एसआर राव। तो पहला किसके साथ है? तीसरे के साथ सुतकोंगडोर आरेल स्टाइन, भगवानपुरा जेपी जोश, बालाकोट जॉर्ज डेल्स और लोथल एसआर राव। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। कौन सा है? ऑप्शन 2, क्योंकि इसी में है सुतकोंगडोर आरेल स्टाइन, भगवानपुरा जेपी जोशी, बालाकोट जॉर्ज एफ डेल्स, लोथल एसआर राव। तो लोथल की खोज किसने की थी? एसआर राव ने। लोथल से एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो लोथल कौन सी नदी के किनारे था? ये था भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? महादंड नायक मुख्य न्यायाधिकारी। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो महादंड नायक होता है वो क्या होता है? मुख्य न्यायाधिकारी होता है। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या व्यापारी, ये भी ठीक है। उपरिक्त मुख्य शिल्पकार, नहीं ये गलत है, ये ठीक सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर यही होगा। सार्थवाही, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाही कहा जाता था, लेकिन उपरिक्त मुख्य शिल्पकार नहीं था। उपरिक्त कहते थे जैसे कि गुप्त वंश में जो उन्होंने अपने साम्राज्य को भुक्तियों में बांटा हुआ था। भुक्तियाँ होती थी लाइक जैसे कि आज कमिश्नरी होती हैं, तो वैसे भुक्तियाँ होती थी और भुक्तियों का जो प्रधान होता था या सबसे बड़ा जो शासन की देखरेख करता था वो कौन होता था? उसे कहते थे हम उपरिक्त। क्या कहते थे? उपरिक्त। तो भुक्तियों के एक प्रकार से जो भुक्तियों का प्रधान होता था यानी कि राजा होता था उसे उपरिक्त कहा जाता था, शिल्पकार नहीं कहा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हाफेड़ के बारे में असत्य कथन कौन सा है? जो हाफेड़ है इसके बारे में असत्य जो कथन है वो कौन सा है? हाफेड़ से अभिप्राय हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग है। नहीं, इसका यही गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट पहली ही गलत है। बाकी आगे स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। हाफेड़ हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सीड सहकारी संघ है, ये भी ठीक है। हाफेड़ 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, ये भी ठीक है। हाफेड़ द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में हाफाड़ बाजार खोलने की योजना है, ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट है वो पहला ही है कि हाफेड़ से अभिप्राय हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? तो कौन सा है जिसमें उसका नाम अशोक लिखा हुआ मिला है? तो कौन सा अभिलेख है? ये है नेत्तुर शिला अभिलेख। नेत्तुर शिलालेख में जो अशोक है उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? ये है एटलस। एटलस जो है वो यूरोप में नहीं है, ये कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है।
अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में भी हम बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में है। कौन से? उत्तरी अफ्रीका में है कौन सा? एटलस। बाकी आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट और एपेनाइन, ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं? ये यूरोप में है, जबकि एटलस कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। तो इसका राइट आंसर होगा एटलस। नेक्स्ट है सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? तेजी से विकास, कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को ही हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो पंचायत की वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन करता है वो करता है राज्यपाल, क्योंकि राज्य में कौन करता है वित्त आयोग का गठन पंचायत की वित्तीय स्थिति के लिए? ये करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या है? कौन सा क्रम है? आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, HDI, ये क्रम से ही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही होगा, ए बे से द। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मकर रेखा 23.5 दक्षिण में है, ये भी ठीक है। प्रधान देशांतर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही सुमेलित नहीं है। जो प्रधान देशांतर होती है यानी कि प्राइम मेडिटेरियन लाइन, वो 0 डिग्री देशांतर पर है। तो इसमें 0 डिग्री देशांतर है, जो कि कहाँ से खींची गई है? वो लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है, इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। तो ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम, ये भी बिल्कुल ठीक सुमेलित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनका मिलान करना है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1978 में। अशोक मेहता समिति आई थी 1978 में। वहीं LM सिंघवी समिति आई थी 1986 में। कब आई थी? 1986 में। जॉन मथाई समिति 1953-54 में थी। संथानम समिति 1963 में थी। तो C और D दोनों ठीक मिलान है। जबकि अशोक मेहता समिति 1978 में, LL सिंघवी समिति 1986 में। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? कौन सा है इसमें से? ये है प्लियन। जो प्लियन है वो सबसे ज़्यादा विस्फोटक और हिंसक ज्वालामुखी का एक प्रकार है। नेक्स्ट है चोल काल में वेट्टी था। जो चोल काल थे उसमें वेट्टी था, क्या था वेट्टी? व्यापारिक समूह, एक बंदरगाह, एक प्रकार का कर, एक शाही अनुष्ठान। चोल काल में जो वेट्टी था वो एक प्रकार का कर था, यानी कि एक प्रकार का वो टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माता था? किसने निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था विजयालय चोल ने। किसने कराया था? विजयालय चोल ने। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।